हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे हैं जो कि है लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। सेकेंड लेक्चर में है ना, क्या क्या कंटेंट्स है हमारे पास। हम आज पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल मिरर्स और रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन, मतलब इमेज कैसे बनाए जाते हैं रूल के अकॉर्डिंग, एंड देन इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ मिरर्स। आप साइन कन्वेंशन भी पढ़ोगे, देन मिरर फार्मूला पढ़ेंगे और मैग्नीफिकेशन। ये आखिर के टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों हमारे पास टॉपिक है मिरर्स। ठीक है, मिरर्स एज अ पार्ट ऑफ स्फीयर। सो अब ये अपन लोग स्टडी करने जा रहे हैं वो है स्फेरिकल मिरर्स। ओके, स्फेरिकल मिरर्स एक स्फीयर का ही पार्ट होते हैं। जैसे लास्ट क्लास में आपको मालूम है कि स्फेरिकल मिरर्स दो कैटेगरी में आते हैं। पहला है कॉनकेव मिरर और सेकंड कौन सा हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। ऐसा अज्यूम करना है कि आपके पास एक हॉलो स्फीयर है, देखो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, हॉलो स्फीयर। उसका एक पोर्शन हमने यहाँ पे कट करके रखा है, देखो, और यहाँ पर भी वही वाला एक पोर्शन हमने कट करके रखा है। ठीक है, इस पोर्शन से अपन को अब स्टडी करना है पूरा। इस पोर्शन के सेंटर पॉइंट का नाम रहेगा पोल। उस पॉइंट से सेंटर जो हॉलो स्फीयर का सेंटर रहेगा ना, उसको अपन अब इस मिरर की लैंग्वेज में सेंटर तो बोलेंगे, बट साथ में ये कर्व भी ऐड कर देंगे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाने लगेगा। वो जो स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करेगी उसको प्रिंसिपल एक्सिस या स्ट्रेट एक्सिस बोल सकते हो आप लोग। अब ये जो पूरा पोर्शन यहाँ से निकला हुआ है ना बच्चों, ये आर्क जैसा, इस कर्वेचर को मैंने अगर बाहर कर दिया तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, अभी दो। ठीक है, पहला आप इसकी या तो इस साइड से इसको पॉलिश कर दो, और या तो इसी वाले को आप लोग क्या करो, बाहर की साइड से पॉलिश कर दो। जो इस साइड से पॉलिश करोगे तो यही वाली साइड क्या बन जाएगी, आपकी रिफ्लेक्टिंग नेचर की बन जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ रिफ्लेक्टिंग नेचर, विच मीन्स आपको इस तरफ ऐसा डैश करके या शेड करके आपको बनाना होगा। ऐसे यहाँ देखो, इसने इस तरफ शेड करके रखा है। इसका कहने का मतलब है कि अंदर से क्या है, ये रिफ्लेक्टिंग नेचर का है। ठीक है, अंदर से ये रिफ्लेक्टिंग, इनर साइड से रिफ्लेक्टिंग नेचर का है। तो आपको क्या विजिबली दिखाई देगा कि आप किसी केव के अंदर ऐसा एंटर कर रहे हो, इसलिए इसका नाम अपन लोग क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर। ऐसा एक कन्वेंशन याद कर लो। ठीक है, बहुत नॉर्मल सी बात है। सिमिलरली अगर आप लोगों ने इसको बाहर से क्या किया, इसको पॉलिश करा, तो बाहर वाली साइड क्या बन जाएगी, इसकी रिफ्लेक्टिंग बन जाएगी बच्चों। ठीक है, तो आपको इस तरफ क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे शो करना पड़ेगा, शेड करके या तो एरो से शो करना पड़ेगा। लेकिन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बढ़ जाते हैं कि सर कॉनकेव में राइट साइड पॉलिश करें कि लेफ्ट करें, या कॉन्वेक्स वाले में हम कैसा पॉलिश करें। तो इसलिए मैंने क्या बोला है, इसको आप लोग क्या करो, फ्लिप करके रख दो। जिसको आप फ्लिप करोगे विदाउट चेंजिंग द पॉलिश साइड, तो फ्लिप करके ये आपको कुछ इस तरह दिखाई देगा। ठीक है, और इसके अंदर की तरफ क्या रहेगा, ये शेडेड रीजन रहेगा, और बाहर की साइड क्या बन जाएगा, ये रिफ्लेक्टिंग। ठीक है, तो ऐसे बच्चों को पढ़ना बहुत आसान हो गया। मतलब मान लो थोड़ी देर के लिए कि ये आपके पास कोई भी एक स्फेरिकल मिरर है। ठीक है, तो हमेशा इसका ये वाला साइड कैसा रहेगा, रिफ्लेक्टिंग नेचर का रहेगा। आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, रिफ्लेक्टिंग। और यहाँ से क्या रहेगा, ये शेड करा हुआ रहेगा, मतलब ये पैक रहेगा। ठीक है, पेंट करा हुआ रहेगा ये। तो जब अपन इसको फ्लिप कर दिया तो हमारे लिए वो चीज़ आसान हो गई। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, कॉन्वेक्स नेचर। तो एक तो अपना कॉन्वेक्स मिरर हो गया, और एक कौन सा हो गया, कॉनकेव हो गया। जो सेंटर था आपके हॉलो स्फीयर का, वो क्या बन जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो रेडियस बनती थी पहले के टाइम में, है ना, स्फीयर में, वो क्या बन जाएगी, रेडियस, लेकिन किसकी, कर्वेचर की। वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। सेंटर पॉइंट को पोल बोला है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ये हो गई एक्सिस, और ये भी किससे निकाला गया है, एक हॉलो स्फीयर से निकाला गया है। तो ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर। और डेफिनेशन तो आप लोगों को लास्ट लेक्चर से मालूम ही है कि स्फेरिकल मिरर वो होता है जिसका पॉलिश और रिफ्लेक्टिंग साइड मिरर का कोई सरफेस होता है। मतलब वो एक सरफेस, कोई हॉलो स्फीयर का कोई पार्ट होता है जो कि ग्लास से बना होता है। सो अ मिरर हुज पॉलिश रिफ्लेक्शन सरफेस इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर, यहीं पे सारा आंसर है, इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर इज नोन एज स्फेरिकल मिरर, दैट्स इट। और जब इनर साइड इसकी रिफ्लेक्टिव होंगे तो क्या बोलोगे, कॉनकेव है। ठीक है, और जब आउटर साइड रिफ्लेक्टिव में तो क्या बोलोगे, इसको कॉन्वेक्स है। तो मैं मेंशन कर देता हूँ, कॉनकेव का मतलब होता है इनर रिफ्लेक्टिंग। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा इनर रिफ्लेक्टिंग, और कॉन्वेक्स का मतलब हो जाएगा प्यारे बच्चों आउटर रिफ्लेक्टिंग। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, वो है रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम अ स्फेरिकल मिरर। अब आगे जाके आप लोगों को स्फेरिकल मिरर्स को डिटेल में पढ़ना रहेगा कि कैसे इमेज बनते हैं, कैसे डायग्राम सॉल्व करने हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इमेज कहाँ मिल रही है। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखनी है, जो है रूल इसके, कैसे इमेज आप लोग आगे चल के बनाएंगे। तो फर्स्ट रूल क्या कहता है,
याद रखिएगा इस रूल को मैं दोनों फॉर्मेट में बताऊंगा, विच मीन्स आप इस रूल को कॉनकेव के लिए भी पढ़ोगे। साफ दिख रहा होगा ये कॉनकेव है, इसका ये साइड कैसा है बच्चों, पॉलिश्ड किया हुआ है, और बाहर की साइड कैसा है, ये पेंटेड है। सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कॉन्वेक्स हो जाएगा, विच मीन्स इसका आउटर साइड मतलब हमेशा अपना लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग होगा, और इस साइड से क्या है, ये पेंटेड है। तो पहला लॉ कहता है व्हेन इंसिडेंट, ओके, व्हेन इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू एक्सिस, इंसिडेंट रे क्या होती है, पैरेलल। देखो इन दोनों केस में ये अगर आपके पास एक्सिस बुलाया गया है तो ये हो गया इंसिडेंट रे, जो मिरर पे जाता है उस रे का नाम क्या होता है बच्चों, इंसिडेंट, और रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से ही जाएगा। फोकस एक ऐसा पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस होता है या कॉन्वेक्स के नेचर में पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस होता है, जिसकी वजह से इस कॉन्केव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। ये भी ध्यान रखना, कई बार टीचर कंफ्यूज करने के लिए आपको कुछ क्वेश्चंस में बोल देगा कन्वर्जिंग मिरर है और इसको क्या बोलेगा, डाइवर्जिंग है। क्यों ये कन्वर्जिंग है, क्यों ये डाइवर्जिंग है, ये मैं भी आपको बताऊँगा। ठीक है बच्चों, तो देखो इंसिडेंट रे आ रहा है, ये पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन है, उस रिफ्लेक्शन से अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे। और अगर उस पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन को ओ नाम दे दो आप थोड़ी देर के लिए, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो पॉइंट को कनेक्ट करोगे ना बच्चों, तो दोनों तरफ आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी लगता हुआ मिलेगा, जो आप लोगों को ऑलरेडी मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सबके लिए वैलिड होता है, चाहे वो प्लेन मिरर हो, चाहे वो स्फेरिकल मिरर ही क्यों ना हो। तो हमेशा याद रखें, जो काम वहाँ पर नॉर्मल करता है ना प्लेन मिरर के लिए, वही काम बच्चों यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कनेक्टेड लाइन करता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कनेक्टेड लाइन करता है। ठीक है, उसके इस तरफ क्या मिल रहा है, आई और आर मिल रहा है। तो हर पैरेलल आने वाली लाइन कहाँ से जाएगी, फोकस से। तो पॉइंट क्या बन जाएगा, व्हेन इंसिडेंट रे इज पैरेलल इट पासेस थ्रू फोकस। ठीक है, passes through axis, it passes through focus, very very simple to understand, it passes through focus। ओके स्टूडेंट्स, इसको अब अपन डाइवर्जिंग के लिए पढ़ते हैं या कॉन्वेक्स के लिए पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर भी एक्सिस से क्या मिल रहा है, पैरेलल ही मिल रहा है। ठीक है, पैरेलल रे होगा, ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हो जाएगा। इस पॉइंट पे क्योंकि डाइवर्जिंग नेचर का होता है ये वाला मिरर, तो ये इसको ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा कि जिसको पीछे एक्सटेंड किया जाए अगर, तो वो पॉइंट फोकस पे आएगा। मतलब ऐसा लगेगा आप लोगों को कि इसको किसी ने फोकस से ना चला दिया है दूर। ठीक है, सो दिस बिकम्स रिफ्लेक्टिंग, ऑब्वियसली दिस बिकम्स रिफ्लेक्टिंग, और ये क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, आप लोगों का इंसिडेंट बन जाएगा। और यही अपना क्या है, फर्स्ट रूल है कि हर पैरेलल रे कहाँ से जाएगी, फोकस से, दैट्स ऑल। सिमिलरली अगर अपन सेकंड बात करें कि अगर कोई इंसिडेंट रे है उसको अपन जानबूझ के फोकस से ही पास करा दें, देखो फोकस से पास करा दी, तो ये जो पॉइंट है आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहलाएगा। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इसका ना रिवर्स प्रिंसिपल है, अगर कोई फोकस से जा रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगा, वो पैरेलल हो जाएगा। और आप एरोस देख के समझ सकते हो कि कौन सा इंसिडेंट है और कौन सा रिफ्लेक्टेड है। ये हो गया इंसिडेंट, ठीक है, मिरर की तरफ बढ़ रहा है, ये क्या हो जाएगा, मिरर से दूर जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड। ये कौन सा मिरर है बच्चों, कॉनकेव मिरर है। और ये कौन सा मिरर रहेगा आप लोगों का, कॉन्वेक्स, जैसा आप लोगों को पता है। तो अगर कोई इंसिडेंट रे फोकस को देखकर इस पे फॉल कर रहा है, देखो ये इंसिडेंट रे को अगर नहीं रोकते अपन तो कहाँ चली जाती है, फोकस पे निकल जाती। बट ये डाइवर्जिंग नेचर का मिरर है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इंसिडेंट होने के बाद ये इसको क्या कर देगा, पैरेलल कर देगा, और यहाँ पे ये बन जाएगी आपकी रिफ्लेक्टेड। दोनों डायग्राम ऊपर के कॉपीड है, बस आपके एरोज बदल जाते हैं यहाँ पे। तो ये बन जाएगा आपका इंसिडेंट। ओके, तो इसका पॉइंट कैसे बनेगा, व्हेन इंसिडेंट रे, ओके, इंसिडेंट रे passes through focus, then it becomes parallel। किसके बाद बच्चों, रिफ्लेक्शन होने के बाद ये क्या बन जाएगी, पैरेलल बन जाएगी। ये सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग है जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इसी टॉपिक का थर्ड रूल है जो बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड है और बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, तो ये जो थर्ड रूल है ना, ये रीट्रेसिंग वाला रूल कहलाता है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, कौन सा रूल होगा, ये रीट्रेसिंग वाला। अगर कभी कोई इंसिडेंट रे देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके जा रही है, तो ये बहुत ही स्पेशल और रेयर कैटेगरी की रे बन जाएगी। इसका मतलब है जिस पॉइंट पे इंसिडेंट करेगा ना, वहीं से ये वापस से पलट के पीछे चले जाएगा, विच मीन्स बच्चों यही इंसिडेंट रे रहेगा।
ठीक है। और इसका मतलब होता है अपने पाथ को वापस से ट्रेस करना, रीट्रेस कर रहा है ये, तो यही क्या बन जाएगा आपका, रिफ्लेक्टेड बन जाएगा। और अगर मैं आपको और बताऊं इसके बारे में कि अगर कॉन्वेक्स भी पढ़ोगे ना बच्चों, तो वहाँ पे भी ये बहुत ही रेयर फिनोमेना फॉलो होगा कि अगर कोई इंसिडेंट फॉल करता है, स्पेशली अगर वो देख रहा है कि इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर को, तो ये इसको ऐसे बाउंस बैक करेगा कि ये वही पाथ पकड़ के वापस चला जाएगा। विच मीन्स यही लाइन, यही रे आपका क्या है, इंसिडेंट भी है, और यही रे आपका क्या है प्यारे बच्चों, रिफ्लेक्टेड भी है। तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, व्हेन अ लाइट ray is made incident, when a light ray is made incident from center of curvature, ठीक है, फ्रॉम सी लिखा हुआ है यहाँ पे, फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट रिट्रेस इट्स पाथ। क्या करेगा ये, रिट्रेस कर लेगा अपने पाथ को, किसके बाद, आफ्टर रिफ्लेक्शन। सिंपल हो गया ये तो। सिमिलरली लास्ट पॉइंट देखते हैं इसका, ये भी किसके लिए पढ़ा जाएगा बच्चों, कॉनकेव के लिए, और ये क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स के लिए। इस डायग्राम से आप सारे ही बच्चे क्या हो, ऑलरेडी अवेयर हो, क्योंकि जैसा प्लेन मिरर था आप लोगों के पास, वहाँ पे एक नॉर्मल बनाते थे हम लोग, ठीक है। तो जो भी इंसिडेंट आता है वही रिफ्लेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, आई होगा, आर होगा, ये होगा रिफ्लेक्टेड, ये होगा इंसिडेंट, और ये आपका प्लेन मिरर है। तो पूरे मिरर पे ना ये पोल वो स्पेशल पोजीशन है जहाँ पे एग्जैक्टली डायग्राम आपको इसकी तरह दिखाई देता है। विच मीन्स जो भी एंगल पे लाइट इंसिडेंट करेगा ना, उसी एंगल से वो उसको पीछे की तरफ निकाल देगा। तो ये क्या बन गया आप लोगों का, इंसिडेंट, और ये क्या बन गया आप लोगों का, रिफ्लेक्टेड। कोई दिक्कत, यहाँ पे भी वही रहेगा, ये रहा पोल आप लोगों का, ठीक है। ये तो कॉन्वेक्स नेचर का है बच्चों, मतलब आउटर साइड से क्या होगा, रिफ्लेक्टिव, अंदर से पेंटेड होगा ये। तो यहाँ पर भी आप लिखोगे क्या, इंसिडेंट। मिरर को फ्लिप करने का एडवांटेज ये मिल जाता है कि हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे रे डायग्राम बनता है और राइट हैंड साइड क्या रहेगी आपकी, पेंटेड साइड रहेगी। और ये आपका क्या बन गया, रिफ्लेक्टेड, ठीक है। सो मैं लिखता हूँ, द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन is followed at point P, which means angle I will be equals to angle of R, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब इसके अपन रे डायग्राम्स पढ़ते हैं और कैसे इसको समझना है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़े। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास अभी टॉपिक बन रहा है वो है बेसिक टर्म्स, है ना, जो स्फेरिकल मिरर्स में आप लोगों को पता होनी चाहिए। जो डायग्राम बनी हुई है वो आपके पास कॉनकेव मिरर की, मतलब ये साइड पेंट होती है, ठीक है, और ये साइड क्या होती है, रिफ्लेक्टेड कहलाती है। आपके सामने है कॉनकेव मिरर। सेंटर पॉइंट का नाम होता है P, दैट इज पोल। पोल से लेके फोकस तक जब चलकर जाओगे तो स्मॉल वाला f डिस्टेंस होगा। सिमिलरली पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जाओगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल वाला R हो जाएगा। सबसे बड़ी बात, ये जो R लिखा है यहाँ पे, ठीक है, और ये जो स्मॉल वाला f है, ये बच्चों एक तरह के डिस्टेंस होते हैं। वो क्या है वो अपन अभी डेफिनेशन में पढ़ लेंगे। और ये जो c है कैपिटल वाला, और ये कैपिटल f है, ये पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। दीज आर पॉइंट्स ऑन द एक्सिस। इस बात का ध्यान रखें, कई बार गलती करते हैं बच्चे। तो देखो, सबसे पहले अपर्चर है। अपर्चर का मतलब होता है द इफेक्टिव विड्थ ऑफ स्फेरिकल मिरर, है ना, फ्रॉम वेयर द रिफ्लेक्शन कैन टेक प्लेस इज नोन एज अपर्चर। मतलब ये कितनी ज़्यादा ओपनिंग है, जितनी ज़्यादा ओपनिंग होगी हमारे कर्व की, उसी को अपन क्या बुलाएंगे, अपर्चर। विच मीन्स अगर ज़्यादा अपर्चर होगा तो ज़्यादा लाइट एंटर करेगा और ज़्यादा ही अच्छा शार्प आपको इमेज मिलेगा। अगर ऑप्शन में पूछता है कि अपर्चर से क्या डिपेंड करता है, तो अपन लिख सकते हैं अपर्चर से डिपेंड सीधा कर जाएगा क्या बच्चों, शार्पनेस, जो आगे चल के आपको इमेज का मिलेगा, शार्पनेस ऑफ इमेज, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए डैश और बी डैश, कहने का मतलब है इधर लिखा हुआ है ए और ये साइड लिखा हुआ है ए डैश, दूसरी तरफ बच्चों रहेगा आपका बी और ये कहलाएगा आपका बी डैश, ठीक है। जो अपर्चर है वो आपका ए डैश है और क्या हो जाएगा, बी डैश क्या कहलाएगा आपका अपर्चर। हम बात कर रहे हैं मिरर की। सेकंड हमारे पास है डेफिनेशन, वो है पोल की। पोल मतलब होता है जो सेंटर होगा ना स्फेरिकल मिरर का, उसी को अपन पोल बुलाते हैं। ऑब्वियसली इसको पी से बुलाया जाएगा, मैंने बताया था आपको, सेंटर पॉइंट को अपन पोल कहेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा पॉइंट बच्चों, ठीक है, ये उस बड़े वाले स्फीयर का ना सेंटर है ये।
सो द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर, यहीं पे खत्म हो जाती है डेफिनेशन इसकी। द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर आपके पास क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। मतलब क्या है, वही जो रेडियस था ना पुराने वाले स्फीयर का, जैसे मान लो ये पूरा कंप्लीट होगा इस तरह से, तो उसके पास भी कुछ रेडियस बनेगा, क्योंकि ये कर्व है बच्चों, है ना। तो क्या बन जाएगा इसका रेडियस। तो इसका डेफिनेशन क्या बनना चाहिए, द रेडियस ऑफ हॉलो स्फीयर, जिसका आपका स्फेरिकल मिरर क्या है, पार्ट है, इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, आपको एक एक बार रीड करने में समझ में आ जाएंगी। प्रिंसिपल एक्सिस वीक वो लाइन होती है जो स्ट्रेट पास होगी किससे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल से। मैंने बात आपको पहले बता दी थी कि जब पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को कनेक्ट कर रही होगी लाइन, उसका नाम क्या रहेगा, प्रिंसिपल एक्सिस, और सिंपली इसको एक्सिस बोल सकते हो। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है। नॉर्मल का मतलब तो प्लेन मिरर वाले बच्चे बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि एक प्लेन मिरर के पास हमारे पास ये पेंटेड साइड हो जाएगा और इससे परपेंडिकुलर क्या बन रहा था बच्चों आपके पास, नॉर्मल, जो कि 90 डिग्री बनाता है। तो यहाँ कैसे मार्क करोगे आप लोग, ये नॉर्मल वो जगह होगी जहाँ पे कोई भी पैरेलल रे अगर आती है, सबको पता है कि पैरेलल रे कहाँ से निकल के जाएगी, फोकस से निकल के जाएगी। तो आप क्या करो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट पे बैठ जाओ और वहाँ से पॉइंट ऑफ इंसिडेंट को क्या करो, कनेक्ट करो इस तरह से, ठीक है। सो इसी का नाम क्या रखना पड़ेगा हमको, नॉर्मल। ऐसा नहीं कहें कि नॉर्मल प्रेजेंट होती है प्लेन मिरर में, नॉर्मल एब्सेंट हो जाती है स्फेरिकल मिरर में, नहीं, बिल्कुल नहीं। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पॉइंट आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंट को कनेक्ट करेगा, उसी वाली लाइन को क्या बोलेंगे अपन, नॉर्मल, जिसके एक तरफ क्या रहेगा एंगल ऑफ इंसिडेंट्स और दूसरी तरफ क्या रहेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट्स ऑल। सो द नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑन द स्फेरिकल मिरर इज अ स्ट्रेट लाइन which obtained by joining that particular point with the center of curvature। Obviously इस मिरर पे हजारों बन सकती हैं, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट कर रहा होगा उस पॉइंट को आपको सेंटर पे जाके कांटेक्ट कराना है, बात खत्म। फिर क्या अपने पास प्रिंसिपल फोकस और फोकस। सो जिस फोकस पे लाइट रेस को देख के सारे कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस कर रहे होंगे उसको अपन क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस। सो व्हेनेवर अ स्ट्रेट रे इज मेड इंसिडेंट, ये जिस किसी पॉइंट से निकल के जाएगी एक्सिस पे, वो पॉइंट क्या कहलाएगा, फोकस। So the point of the principal axis where all rays coming from infinity, they either reflect or appears to meet at a point is known as focus or focal point। अपीयर का मतलब होगा, ये पढ़ाया जा रहा है बच्चों आपको कॉनकेव मिरर को देखकर, कॉन्वेक्स मिरर को देखकर, और एक्चुअली में जो मिल रहे होंगे ना, ये पढ़ाया जा रहा है आपको कॉनकेव के लिए, जो आपको ऊपर डायग्राम में दिया हुआ है। सचमुच में यहाँ मिल रहा है, मतलब क्या होगा, फोकस है। और जब लगेगा ऐसा आपको एक्सटेंड करके मिलवाना पड़ रहा है, मतलब वो कॉन्वेक्स मिरर का फोकस है, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय एफ। फिर बोल रहा अपन से फोकल लेंथ क्या होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ। ऑब्वियसली मैंने बताया था आपको, पोल से लेके फोकस तक का डिस्टेंस क्या होता है, फोकल लेंथ में काउंट होता है। आप वीडियोस को पॉज कर सकते हैं, पूरे नोट्स बना सकते हैं। इट इज़ वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ओके। फोकल प्लेन, ये एक नया टर्म होता है। ये प्लेन बच्चों ऐसा एक प्लेन होता है ना, जो कि फोकस से तो पास होगा, लेकिन ये एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा जाएगा। मान लो मैंने एक कॉनकेव मिरर यहाँ पे ड्रॉ करा इस तरह से, ये क्या हो जाएगा बच्चों, आप लोगों का एक्सिस कहलाएगा, और ये पॉइंट क्या है मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, फोकस, और ये आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपके पास पोल। तो एक ऐसा प्लेन लेके आ जाओ जो कि पास हो रहा हो किससे, फोकस से, और एक्सिस के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो यहाँ लिखा है एन इमेजिनरी प्लेन पासेस थ्रू फोकस बट राइट एंगल टू द एक्सिस। ऑब्वियसली सब कुछ मैंने यहाँ बता दिया आपको, फोकस पे रहेगा और परपेंडिकुलर रहेगा किससे, एक्सिस से, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब हमारे पास जो टॉपिक है उसका नाम है इमेज फॉर्मेशन। जो कॉनकेव मिरर के जितने भी डिफरेंट केसेस होते हैं ना, उन सबको अपन को पढ़ना है। सो जैसे बच्चों आपको अगर पीछे टॉपिक पे जाके मैं बताऊं, तो आपने देखा होगा कि ये पूरा का पूरा कॉनकेव मिरर है, इस पे पोल आ रहा है, फोकस आ रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर आ रहा है। तो ऐसे कई सारे पोजीशंस हो सकते हैं जहाँ पे अपन ऑब्जेक्ट को रख रख के चेक कर सकते हैं, ताकि अपन को उससे इमेज कैसे बन रहे हैं, उनका नेचर क्या है, उनकी पोजीशन क्या है, वो मालूम पड़ सके। तो वही चीज़ अपना नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, कि इमेज फॉर्मेशन किससे पढ़ना है आप लोगों को, कॉनकेव मिरर से। फर्स्ट है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो बच्चों आपका, इन्फिनिटी। ये सारे ना 1 2 के नाम से मैंने ऑब्जेक्ट के लोकेशन बता रखे हैं। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होगा तो ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा साइज का ऑब्जेक्ट होगा। इतने बड़े ऑब्जेक्ट के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों, ये रहा अपना ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट से कई सारे रेज बच्चों पैरेलल आ रहे होंगे, और अब अपना फर्स्ट रूल याद करिए कि कभी कोई रे पैरेलल आएगी तो कहाँ से जाएगी। सो आफ्टर रिफ्लेक्शन द रे विल पास थ्रू फोकस एंड अगेन द रे विल पास थ्रू फोकस, ठीक है।
ऑब्जेक्ट बच्चों बहुत ज़्यादा दूर है, सारे के सारे मेजरमेंट हम लोग कहाँ से करते हैं, पोल से करते हैं। तो ये हो गया आपका u। तो सबको पता है कि u क्या है, अपना इन्फिनिटी है। और जो इमेज है वो कहाँ पर बन रही है बच्चों, वो बन रही है फोकस पे बन रही है। तो आप बोलोगे इमेज का पोजीशन मैं यहाँ लिख देता हूँ, इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस, ठीक है। ये रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पर सचमुच में आके मीट कर रहा है, दे आर एक्चुअली मीटिंग एट अ पॉइंट, विच मीन्स इसका नेचर कैसा होगा, रियल। अगर वो रियल है तो ऑब्वियसली उसको क्या बुलाना पड़ेगा आप लोगों को, इन्वर्टेड। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बता रखा है, ये चाहो तो उसको रिपीट जाकर देख सकते हो, ठीक है। साइज कैसा रहेगा बच्चों इमेज का, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग तो ये तो पॉइंट पे आ रही है और ये रे तो बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्ट ज़्यादा लार्ज है। तो इसका मतलब आपको यहाँ लिखना चाहिए द इमेज विल बी हाईली डिमिनिश्ड। हमारा इमेज कैसा बन जाएगा, हाईली डिमिनिश्ड। तो किसी भी क्वेश्चन में रे डायग्राम बनाने के साथ साथ आपको ये 3 बातें हमेशा वहाँ मेंशन करनी है, तभी वो क्वेश्चन कंप्लीट माना जाता है। अब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है बच्चों, बियॉन्ड सी, मतलब इस सी वाले पॉइंट के जस्ट पहले रख दिया है मैंने। ये अपराइट करके रखा जाता है ऑब्जेक्ट। तो ये रहा आपके पास ऑब्जेक्ट है ना, इसको स्ट्रेट रखा है तो इसको बोलते हैं ये अपराइट रखा हुआ है, ठीक है। ये रहा पॉइंट ए। किसी भी पॉइंट की इमेज चेक करने के लिए बच्चों आपको केवल 2 रेस की जरूरत पड़ती है। हालांकि आपको 2-3 रूल्स पता है, लेकिन 2 से काम चल जाता है। चाहो तो आप 3rd 4th भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन इतनी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। एक रे बच्चों मैंने यहाँ से पैरेलल भेजा है। पैरेलल जाने वाला कहाँ से जाएगा बच्चों, ऑब्वियसली फोकस से जाएगा और ये सीधा निकल जाएगा। और ये कौन सी कैटेगरी का आपके पास हो गया, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। और जो मिरर के पास जाएगा उसका नाम क्या रखोगे आप लोग, सर ये इंसिडेंट रे होती है। एक और रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके जाती है तो ये तो बच्चों 3rd वाला एग्जांपल हो गया, जिसका नाम रखा था हमने कि सर वो रिट्रेस करेगा। रिट्रेस करते वक्त जब रिटर्न करेगा तो यहाँ पे क्या करेगा, वो कोइंसाइड करेगा। अगर ये पॉइंट ए है तो ये पॉइंट का नाम बन जाएगा ऑटोमेटिकली ए डैश, फिर ये बी तो क्या बन जाएगा बच्चों, बी डैश। ऑब्जेक्ट यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में है और इमेज यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, मतलब इमेज का जो नेचर है वो कैसा है बच्चों, इन्वर्टेड। इमेज कैसा होगा, इन्वर्टेड। और एक्चुअली में मीट कर रहा है, मतलब ऑब्वियसली सर को यहाँ लिखना चाहिए रियल। पोजीशन क्या होगी, तो पोजीशन सी और एफ के बीच में है कहीं ना कहीं। तो आंसर में आप सिर्फ इतना लिखेंगे कि इमेज जो है वो बन रही है सी में और एफ के बीच में, बिटवीन सी एंड एफ। इसका जो साइज होगा वो दिख रहा है ज्योमेट्री वाइज, इससे थोड़ा सा कम ही है। तो आप हाईली वर्ड मत यूज़ करना, सीधा लिख देना कि सर ये थोड़ी सी डिमिनिश हो गई है। डिमिनिश्ड बोल देते हैं, डिमिनिश का ही वो प्रेजेंट टर्म है ना, कंटिन्यूस प्रेजेंट टर्म है, डिमिनिश्ड, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो बच्चों 3rd कंडीशन में आपके पास ऑब्जेक्ट है वो सी पॉइंट पोजीशन पर रखा है, विच मीन्स ऑब्जेक्ट आपका एग्जैक्टली बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है। देखो यहाँ पे अच्छे से इस जगह पर ऑब्जेक्ट को रखा है, तो ए और बी पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। ए इसका टॉप रहेगा, बी इसका बॉटम रहेगा। इस पॉइंट का मुझे इमेज चाहिए, तो आप एक रे पैरेलल लेकर जाओगे कहाँ पर, मिरर पे। सो जो भी रे पैरेलल जाएगा, सो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम पॉइंट डी इट विल पास थ्रू द फोकस। सबको मालूम है जो रे पैरेलल जाती है वो कहाँ से निकल जाएगी, फोकस से। सिमिलरली एक और रे अगर आप फोकस से भेजते हो डायरेक्ट, ये रूल नंबर 2 में काउंट हो रहा है, जो फोकस से जाएगा वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या बन जाएगा, पैरेलल बन जाएगा। ये दोनों पॉइंट्स, ये दोनों रेस कौन से हैं प्यारे बच्चों, ये रिफ्लेक्शन वाले हैं, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे जब बनते हैं, मिलते हैं, तो उस पॉइंट का नाम हो जाता है इमेज कहलाते हैं वो, ठीक है। और ये आपके पास क्या था, ऑब्जेक्ट था। तो देखो जहाँ ऑब्जेक्ट है ना एग्जैक्टली वहीं पर इमेज बन रही है और उतने ही साइज की, मतलब पोजीशन में आ जाएगा आपका एट सी का आंसर एट सी ही होता है। और साइज में आ जाएगा आपके पास सर ये सेम साइज का ही बन रहा है। और रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में आके यहाँ मिल रहे हैं, व्हेन दे आर एक्चुअली मीटिंग, इसका मतलब है रियल इमेज होगी। और सबको समझ में आ रहा होगा कि ये जो सीधा अगर रखा हुआ है ए, ये पलट करके नीचे मिल रहा है, तो ये हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड। इतना इजी है इन चीज़ों को समझना और देखना। ये चीज़ें लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं लिखते हो तो मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं बच्चों। 4th पॉइंट है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा है, सी और एफ के बीच में, मतलब क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा है ऑब्जेक्ट कहीं पे। नाम क्या है, ए और बी। आप ए पॉइंट को स्टडी करोगे, जो भी रे पैरेलल जाएगा वो कहाँ से निकल जाएगा, फोकस से। ये हो गया आपका फर्स्ट रूल खत्म। अगर कोई रे ऐसे इंटेंशन से जाता है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को हिट करता है, वो हिट करते हुए जाता है, तो ये अपने पाथ को ना बच्चों रिट्रेस कर लेता है। सो बैकवर्ड जो आ रहे हैं ना ये वाले, ये दोनों के दोनों कैसे होंगे, ये रिफ्लेक्टेड रे होंगे। और रिफ्लेक्टेड रे से सबको पता है क्या मिलता है, इमेज मिलता है। अगर ये पॉइंट ए स्टडी किया तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, ए डैश, और ये क्या मिल जाएगा बच्चों, बी डैश, और यही आपका इमेज है,
ठीक है, इसके साइज से ज़्यादा ही दिख रहा है आपको ये, तो साइज ऑफ द इमेज पे क्या बोलोगे सर ये एनलार्ज होगा। ठीक है, इससे तो ज़्यादा साइज मिल रहा है मुझे। उसके बाद आप बोल सकते हो कि इसकी जो पोजीशन होगी वो हो जाएगी बिटवीन, ठीक है, ये एक्सिस पे मिल रहा है ना अपन को, तो इन्फिनिटी और सी के बीच में है। सो बिटवीन, मैं ऐसा लिख देता हूँ यहाँ पे, बिटवीन इन्फिनिटी पर तो नहीं दिखा है ना, इन्फिनिटी एंड कैपिटल सी, इसके और इन्फिनिटी के बीच में कहीं है इमेज। नेचर क्या होगा, सबको मालूम है क्या होना चाहिए, ये हो जाएगा रियल, और जो आदमी रियल होगा वो कैसा हो जाएगा बच्चों, इट हैज़ टू बी वर्चुअल। तो आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ है हमारे पास, ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रख दिया है बच्चों, फोकस पे ही रख दिया। तो ये फर्स्ट केस का उल्टा हो जाएगा। जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहाँ बन रही थी, फोकस बन रही थी। यहाँ देखो आप ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, फोकस पे, और ये हो जाएगा ए और बी। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ इस टॉप मोस्ट पॉइंट के बारे में पढ़ना है। जो लाइट रे पैरेलल जाएगा वो फोकस से निकल जाएगा, ये पूरी दुनिया जानती है बात। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, रिफ्लेक्टेड। ठीक है, और एक लाइट रे को ऐसे इंटेंशन पे भेजो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को हिट करती हुई जा रही हो, तो वो क्या करेगी, अपने आप को रिट्रेस कर लेगी। जब डायग्राम आप प्रॉपर ज्योमेट्री के साथ बनाओगे ना, तो आपको ये लाइट रे यहाँ कहीं मिलते हुए नहीं दिखाई देंगे। हम ऐसा मान लेंगे कि वो कहाँ मिल रहे हैं, जाके इन्फिनिटी पे। तो जहाँ मिलेंगे वहीं आप बोल देना, पोजीशन भी वहीं बन रही होगी सर। तो पोजीशन क्या हो जाएगी इमेज की, एट इन्फिनिटी। ठीक है, साइज ऑफ द इमेज क्या रहेगा, ये बहुत ज़्यादा एनलार्ज हो जाएगा, तो इसको मैं बोल सकता हूँ हाईली एनलार्ज्ड। ठीक है, इससे तो बहुत ज़्यादा होगा बेटा। नेचर क्या होगा, ये रिफ्लेक्टेड रे सचमुच बैक साइड जा रहे हैं, मतलब क्या होगा, वहाँ पे रियल इंटरसेक्शन माना जाएगा, और ये हो जाएंगे रियल, और जो आदमी रियल है उसको अपन को इन्वर्टेड भी लिखना चाहिए। ठीक है, और लास्ट है अपने पास जो स्पेशल केस में आता है। हर बार आपका रियल और रियल में बात करता था, अब मैं आपको एक नई केस समझाऊंगा जो आपको ध्यान रखना है। यही सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा पेपर में आपसे कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, फोकस और पोल के बीच में। तो देखो ये रहा आपके पास फोकस, ये रहा आपके पास पोल, यहाँ पे मैंने ए बी को रख दिया है। इस कंडीशन में पॉइंट ए की मुझे इमेज चाहिए, तो जिस एंगल पे आप पोल पे इसको हिट कराते हो वहाँ पे एक एंगल आई मिलता है, और पोल की एक आदत होती है बच्चों की, यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ही सबसे जल्दी पढ़वाता है अपने साथ। तो जिस एंगल पे इंसिडेंट करेगा ये एक्सिस के साथ, उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट करा देगा। मतलब ये कैसी रे हो गई आपकी, रिफ्लेक्टेड रे हो गई। और एक रे ऐसे इंटेंशन से पास हो जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को हिट करती हुई जा रही होती है, तो उसको मैं क्या कर दूंगा, रिट्रेस कर दूंगा। तो ये रिट्रेस करके बैक साइड जाएगा, और ये वाला इस तरफ निकल रहा होगा, विच मीन्स ये दोनों के दोनों किस नेचर के हो गए बच्चों, ये हो गए आपके डाइवर्जिंग के। मतलब ये कभी भी नहीं मिलेंगे, नो मीट, है ना। इसलिए अपन को इसको बैक डायरेक्शन में क्या करना पड़ेगा, ऐसा डैश डैश करके इस तरह से इसको एक्सटेंड करके देखना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे एक्चुअल में मीट नहीं कर रहा है, ये अपन को बस दिखाई दे रहा है मीट होते हुए। तो अपीयर टू मीट लिखा रहेगा और यही अपना आंसर बन जाएगा। अपीयर टू मीट होगा मतलब साफ साफ ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि ये क्या होगा, वर्चुअल इमेज। तो नेचर कैसा हो जाएगा प्यारे बच्चों इसका, ये हो जाएगा वर्चुअल। और जो इंसान वर्चुअल होगा वो 10th तक के सिलेबस में इरेक्ट भी होता है। जैसे ए बी खड़ा है ना इस तरह से, वैसे ही आपका ए डैश और बी डैश भी इस तरह से स्टैंड, है ना, अपराइटली रहेगा यहाँ पे। तो ए बी और ये होगा ए डैश बी डैश, और इसको हमने क्या बोल दिया बच्चों, इमेज। और ये चीज़ क्या थी आपकी, ऑब्जेक्ट। दैट इज सो सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। पोजीशन क्या होगी, ये मिरर के पीछे बन रहा है, ये एरिया सामने का कहलाता है बच्चों, जहाँ ये सारी अपन ने लेबलिंग कर रखी है, और ये इसके पीछे का एरिया कहलाता है, बिहाइंड कहलाता है। याद रखें टेक्निकल टर्म्स। तो आंसर हो जाएगा द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। ठीक है, बिहाइंड द मिरर। और साइज का रहेगा, हमें पता है साइज क्या है बच्चों, साइज होगा इसका एनलार्ज, क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो बड़ा ही मिलने वाला है वो। तो यहाँ ऐसे हमने सारे के सारे कॉनकेव मिरर के चीज़ों को पढ़ लिया है। ठीक है, अब इसको मैं एक पूरे चार्ट में कंसोलिडेट कर देता हूँ ताकि आपको हमेशा मेमोराइज रहे, एग्जाम में आप तैयारी करो। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो बच्चों इसके कंक्लूजन्स क्या हो सकते हैं, जब आपका ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ इन्फिनिटी है तो इमेज का बन रहा होगा फोकस पे, ये पता है अपन को, बहुत ज़्यादा डिमिनिश करता है और सबको मालूम है कि रियल और इन्वर्टेड रहेगा। सेकंड केस में आपने सी के पीछे देखा था इसको, बियॉन्ड सी, तो आंसर क्या मिल रहा था अपन को, बिटवीन एफ एंड सी मिल रहा था। इमेज क्या रहेगी, छोटी रहेगी और रियल रहेगी और इन्वर्टेड रहेगी। थर्ड केस क्या था बच्चों, एट सी पे आंसर एट सी आता है, मालूम है अपन को ये, और ये हो जाएगा सेम साइज, मैंने पढ़ाया हुआ है अभी आपको, और वहाँ पे भी रियल और इमेज इन्वर्टेड ही मिल रहा था इमेज। फिर क्या हो जाएगा, सी और एफ के बीच में बन जाएगा, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बन रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये पीछे की तरफ बन रहा होगा, तो बियॉन्ड सी बोलना है।
बियॉन्ड सी, और या बोल सकते हो बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी बोल सकते हो। ये एनलार्ज मिलेगी और रियल और इन्वर्टेड नेचर की रहेगी। ये सब मैं आपको समझा चुका हूँ अभी पीछे के लेक्चर्स में। फिर आपके पास फोकस वाला पॉइंट है, ये फर्स्ट वाले का रिवर्स है। देखो इन्फिनिटी वाला अगर फोकस पे है, ठीक है, तो फोकस वाला कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी पे इमेज बनाएगा। हाईली एनलार्ज बोलेंगे उसको, रियल और इन्वर्टेड रहेगी। और सबसे अच्छा जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है वो ये है कि जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में आ जाए तब क्या होगा। तब ध्यान रखें इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, एनलार्ज बनती है और मिरर के पीछे बनती है। सो ये पॉइंट सबसे ज़्यादा आपको ध्यान में रखना है। मिरर इमेज कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, जनरली देखो आपको मिरर इमेज ना यहाँ पे एनलार्ज करते हुए दिखाई दे रहे होंगे। एनलार्ज हो गया ये है ना, मिरर के पीछे एनलार्ज कर रहे हैं। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है कौन, शेविंग मिरर्स में। आप जब भी देखते हो फॉर प्रॉपर शेविंग और शार्पनेस ऑफ द बियर्ड्स, हम लोग जनरली यूज़ क्या करते हैं, एक मिरर एक स्पेशल कैटेगरी के मिरर को यूज़ करते हैं जहाँ पे अपन को ईजिली सारी चीज़ें विजिबल रहती हैं। विच मीन्स इन दैट कैटेगरी दैट शेविंग मिरर इज ऑफ अ मैग्नीफाइंग कैटेगरी। मैग्नीफाई का मतलब है कि ये एनलार्ज कर रहा है सारे ऑब्जेक्ट्स को। लास्ट केस वहाँ पे फॉलो अप होता है कि मिरर के अंदर आपको अपनी इमेज दिखती है ना, तो बिहाइंड द मिरर का वही मतलब होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा मैग्नीफाइंग लेंस में। कौन सा वाला केस अपन करते हैं, बहुत नज़दीक लेके आते हैं फिर अपने फेस से और फिर देखना शुरू करते हैं। तो फोकस और पोल के वाला कंडीशन वहाँ फुलफिल होता है और शेविंग मिरर में वही केस सॉल्व होता है। जनरली आप लोग व्हीकल्स के हेडलाइट देखते होंगे जो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ऐसा बीम बना के रोड पे ऐसा थ्रो कर रहा होता है। सो रिफ्लेक्टर के जो हेड लैंप होते हैं व्हीकल के, उन पे भी इस्तेमाल होता है और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ये सारे ही व्हीकल में आजकल रिफ्लेक्टर लैंप आते हैं जिनके अंदर मल्टीपल फॉर्म में लेंस ये मिरर लगे होते हैं। फिर क्या है अपने पास, इट इज़ यूज बाय डॉक्टर्स टू फोकस द बीम। ऑब्वियसली अपन को कई जगह पे हार्ट सर्जरी और सर्जिकल ऑपरेशंस करने होते हैं जहाँ पे किसी रे और किसी एनर्जी को अपन को वेव को एक जगह कंसंट्रेट करना होता है, कन्वर्ज करना होता है पैरेलल बीम को। तो स्मॉल एरिया पे फोकस करने के लिए हम किसके इस्तेमाल करेंगे, ऑब्वियसली इसका नाम ही है बच्चों कन्वर्जिंग, तो उसी का इस्तेमाल करेंगे अपन कन्वर्जिंग, ठीक है। तो कन्वर्जिंग बोल लो, मैग्नीफाइंग बोल लो या कॉनकेव बोल लो, एक ही बात है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास अब जो टॉपिक है वो है इमेज फॉर्मेशन पढ़ना है। हमने अभी तक कॉनकेव से पढ़ा था, अब आपके पास कौन सा है बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर से अपन को इमेज फॉर्मेशन पढ़ना है। इसमें हालांकि सिर्फ दो ही कंडीशंस होते हैं, वो इन दोनों को पढ़ना है ताकि अपने को सारी बातें समझ में आ जाए। बिकॉज जो पॉइंट्स की मार्किंग होती है वो इसके राइट साइड डायरेक्शन में हो जाएगी कुछ इस तरह से, है ना, इस तरह से ये बंद होगा इधर से। तो इसके पास क्या रहेगा, ये रहा सेंटर, ये रहा फोकस, और ये साइड बच्चों इसके पास कैसी रहेगी, रिफ्लेक्टिंग नेचर की रहेगी। दिस साइड विल बी रिफ्लेक्टिव नेचर। और ये साइड कैसा रहेगा आपका, पेंटेड रहेगा, ठीक है। उसको अपन ने शेड कर दो या पेंट कर दो। तो फर्स्ट केस से ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा बच्चों, इन्फिनिटी पे, विच मीन्स ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। हर इन्फिनिटी पे रहने वाला ऑब्जेक्ट एक पैरेलल रेस को एमिट करता है, ठीक है। तो पैरेलल इंसिडेंट रेज यहाँ पर फॉल करेंगे, ये रहा पैरेलल। अगर आपने रूल्स ऑफ फॉर्मेशन इमेज पढ़ा हुआ है तो हर पैरेलल आने वाली रे ऐसे निकल जाती है जैसे उसको किसी ने फोकस से डाइवर्ज किया हो। ये होती है कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर की कहानी, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर, इस फोकस पे बैठ के देखोगे तो ये आपको पीछे जाती हुई दिखाई देगी, उसको बैक साइड आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह से एक्सटेंड करना पड़ेगा। द सेम इज हैपनिंग टू दिस ऑल्सो। ये कौन सा रे हो जाएगा आपका, रिफ्लेक्टेड, ठीक है। रिफ्लेक्टेड को अगर आपने पीछे एक्सटेंड किया तो यहाँ पे बन रहा है आपका फोकस, और यहीं पे प्यारे बच्चों क्या मिल रही है मुझे, इमेज मिल रही है। क्योंकि ये डैश लाइन से बना हुआ है, मतलब इसका नेचर कैसा होना चाहिए, बिल्कुल सही समझ रहे होगे आप लोग, ये इन्वर्टेड नेचर की होती है, ठीक है। अगर इन्वर्टेड है तो इसका नाम हो जाएगा वर्चुअल, क्योंकि देखो डैश पॉइंट से बना हुआ है ये। तो इस रे डायग्राम को देख के अपन क्या लिख सकते हैं कि डैश लाइन से बना है, मतलब ये हो जाएगा वर्चुअल कैटेगरी में आ जाएगा ये तो, ठीक है। और जो वर्चुअल रहेगा वो कैसा रहेगा, इरेक्ट रहेगा बच्चों। पोजीशन क्या रहेगा इसके पास, बोल देना सीधा आंसर क्या हो जाएगा, फोकस से बन रही इमेज हमारी। साइज क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट के कंपेयर में आप अगर इमेज को चेक करोगे ना तो ये आपको बहुत ज़्यादा ही छोटा दिखाई देगा। तो आपको ऐसा लिखना चाहिए यहाँ पे, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, राइट स्टूडेंट्स। फिर आता है हमारे पास सेकंड कंडीशन, जो सेकंड केस पढ़ना है, उसमें ऑब्जेक्ट ना इन्फिनिटी और पोल के बीच में रहता है। कई बुक में ना इसको एनीवेयर वाला टॉपिक भी बोलते हैं, ठीक है, एनीवेयर ऑन एक्सेस, मतलब कहीं भी रख दो इसको, बस इन्फिनिटी पे नहीं होना चाहिए, और पोल पे रहेगा तो पढ़ ही नहीं पाओगे आप तो इसको। सो मान लो ये आपके पास क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस तरह से,
इस ऑब्जेक्ट से अगर कोई रे पैरेलल जाता है तो वो फोकस से ऐसे निकल जाएगा जैसे उसको किसी ने फोकस पे बैठ कर चला दिया है, ठीक है, रिफ्लेक्ट कर जाएगा, इसके इधर तो जाता नहीं है वो। कॉन्वेक्स मिरर है मतलब ये साइड क्या रहेगी, इसकी रिफ्लेक्टिंग रहेगी। अब अगर उस पॉइंट को पीछे आप एक्सटेंड करोगे ये ऐसे करके, तो ये पॉइंट कहाँ बनेगा बच्चों, फोकस पे बनेगा। और अगर कोई इंसिडेंट रे आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर को ध्यान में रख के एंटर कर रही थी ना, देखो, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या करता है अपने साथ, वो ना बच्चों रिट्रेस वाला फॉर्मूला अपनाता है, वो रे को वापस जहाँ से आए वहीं भेज देगा, चुपचाप चलो उसी तरफ पे। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस वर्चुअल रिफ्लेक्टेड रेज ना, ये वाला पॉइंट बच्चों आपका क्या कहलाने लग जाएगा, ए डैश, और इसी को क्या बोलोगे आप लोग, बी डैश। दिस इज सो सिंपल टू अंडरस्टैंड राइट नाउ। जहां बन रहा डायग्राम बना दिया करना आप। ये डायग्राम बन रहा है अपना पोल और फोकस के बीच में, मतलब पोजीशन में क्या आने वाला है, बिटवीन, ठीक है, पोल एंड फोकस। साइज ऑफ इमेज क्या होगा, ये हमेशा, सुन लो अब बात आप आज के बाद, ये हमेशा क्या रहेगा, डिमिनिश्ड। कभी भी आप किसी भी कॉन्वेक्स मिरर से बड़ी इमेज की उम्मीद नहीं कर सकते। वो हमेशा, देखो ऑब्जेक्ट है, उससे छोटा ही बनेगा हमेशा इमेज। ये अगर ऑब्जेक्ट है तो ये साइज रहेगा इमेज का, ठीक है। सिमिलरली नेचर क्या रहेगा, सबको समझ में आ रहा है, ये अपीयर टू मीट है या एक्चुअल में तो मीट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि सर ये वर्चुअल है, और जो इंसान वर्चुअल रहेगा वो इरेक्ट भी रहेगा 10 तक के सिलेबस में, ठीक है। तो ये देखो इसकी इसी के डायरेक्शन में, देखो ए ऊपर है तो ये भी ए ऊपर है, तो जब दोनों के दोनों ऐसे मिले तो आपका आंसर होना चाहिए कि सर वो इरेक्ट है। और जैसे बनाए गए हैं उससे अपन क्या मिल जाएगा कि सर ये वर्चुअल कैटेगरी में फॉल करता है। तो इन दोनों को अगर अपन टेबल के फॉर्म में स्टडी करें तो ऐसे कुछ दिखाई देंगे ये कंक्लूजन्स के फॉर्म में, कि जब आपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा था तो इमेज कहाँ बन रही थी बच्चों, सीधे सीधा बोल सकते हो फोकस पे, और इमेज हाईली डिमिनिश्ड होती है और मान लो वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। तो ये फर्स्ट केस तो क्लियर है। सेकंड केस वो एनीवेयर वाला है, एनीवेयर मतलब इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी रख दो इसको, तो इमेज कहाँ बन रही है, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा आपसे पेपर में, ठीक है। तो इमेज कहाँ बन रही है आपकी, पोल और फोकस के बीच में, और इस तरफ बनती है बच्चों, बिहाइंड द मिरर, है ना, अंदर की तरफ बनती है। और ये होगी डिमिनिश, सबको मालूम है, ये क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपन को पढ़ने हैं यूसेस किसके, कॉन्वेक्स मिरर के। तो ऑब्वियसली आपने देखा होगा जो व्हीकल्स होते हैं, हमारे व्हीकल के से बैक साइड देखने के लिए एक मिरर लगाए जाते हैं, जिनको अपन रियर व्यू मिरर बोलते हैं। यूजुअली बच्चे बोल रहे हैं, यूजुअली जो ट्रैवलर्स होते हैं उसको अपने अपने हिसाब से उसको टिल्ट करके रखते हैं, ताकि फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑन गोइंग व्हीकल्स फ्रॉम बैक साइड। ओके, सो ये क्या हो जाएगा बच्चों, रियर व्यू जो मिरर का होता है ऑटोमोबाइल में, उसमें इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। मान लो आपके पास ये रियर व्यू मिरर है इस तरह से, ठीक है। इसका ये साइड कैसा है आपके पास, रिफ्लेक्टिंग नेचर का है। अगर ये साइड रिफ्लेक्टिंग नेचर का है ना बच्चों, तो यहाँ कहीं ह्यूमन आई होगा जो इसको ऑब्जर्व कर रहा होगा, ठीक है। ह्यूमन आई इसको ऑब्जर्व कर रहा होगा, देख रहा होगा, और गाड़ी आपकी राइट साइड जा रही है। तो पीछे का जो रोड है आपका, है ना, इस रोड पे कितना भी बड़ा अगर व्हीकल आता है, मान लो ये आपके पास कुछ एक ट्रक आ गया, लोडिंग ट्रक, इस तरह से कितना ही बड़ा व्हीकल आ गया है ना सामने की तरफ, या कोई भी दूसरे कोई व्हीकल आ सकते हैं इस तरह से। जब भी ये व्हीकल आप देखते हो तो इन सब की जो इमेज है वो आपको बच्चों बहुत ज़्यादा ही छोटी सी यहाँ बनती दिखाई देती है। ध्यान दिया होगा आपने कभी भी व्हीकल में। यही एक फिनोमिना है इस कॉन्वेक्स मिरर का, जो इसको कैपेबल बनाता है गाड़ी के रियर व्यू में इस्तेमाल करने के। नो मैटर हाउ बिग द लार्ज व्हीकल्स, लार्ज जो इसके व्हीकल्स हैं कितने ही बड़े हों, अपने पास ऑन गोइंग करके आ रहे हों, लेकिन ये जो अपना राइडर है, ठीक है, जो बाइक चला रहा है, उसको बच्चों ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉल से दिखाई देंगे। और कितना भी बड़ा यहाँ पे अगर मैं कोई एलिफेंट भी ला के रख दूँ तो भी वो आपको यहाँ पे इसके अंदर दिखाई दे जाएगा। और वो कंडीशन क्या होगी, पोल से लेके उसका जो फोकस होता है उसके बीच में ही बनेगा। ये भी आप एक अच्छा MCQ का कुछ चीज़ याद रख लो, ठीक है। पोल से लेकर के फोकस तक के बीच में ही बनता है, ठीक है। पोल से लेकर फोकस तक के बीच में इमेज बनेगी। सो ये आपके पास फर्स्ट व्हीकल हो गया, और ये आपके पास क्या हो गया, सेकंड व्हीकल हो गया। ये आपको इधर आते दिखाई देंगे। तभी अपन कहते हैं ना, ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, तो वो यहीं से देखकर बोलते हैं बच्चों। रिफ्लेक्टर जो लाइट होती है, स्ट्रीट लाइट, वो देखा होगा आपने, एक एक लाइट लगाते हैं वो लोग, और वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है ना अपने लाइट में, ठीक है, अपने लाइट्स के थ्रू में। तो ये जो स्ट्रीट लाइट होती हैं उनका जो फ्रंट जो ग्लास होता है वो कॉन्वेक्स नेचर कैटेगरी का बनाया जाता है, ताकि वो क्या कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें फील्ड ऑफ व्यू रख सके, फील्ड ऑफ व्यू,
हमें कोई उसमें इतना इंटेंशन तो है नहीं कि लाइट को कन्वर्ज करना है किसी एक पॉइंट पे, हमको जितना ज़्यादा उतना स्प्रेड करना लाइट को फुटपाथ पे या रोड साइड पे। तो वही आपके पास स्ट्रीट लाइट में वो वाला फिनोमेना इस्तेमाल करवाया जाता है। पेपर में आता है तो बोल देना कि एक तो हो गया आपका रियर व्यू वाला ग्लास, ठीक है, रियर व्यू वाला ग्लास, और दूसरा कौन सा हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे मैंने बना रखा है स्ट्रीट लाइट वाला। टॉपिक को पॉज कर सकते हैं और पूरा डाउट और सब कुछ यहाँ नोट कर सकते हैं। कुछ नोट डाउन मैंने करवा रखे हैं, वो पढ़ लेते हैं। देयर आर ओनली 2 पोजिशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट शोइंग द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। सबको पता है जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहता है तब एक कंडीशन होती है, और दूसरा ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हो सकता है, मतलब एक फाइनाइट डिस्टेंस पे होगा, जो पोल से एक फाइनाइट डिस्टेंस पे होगा। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ उस डिस्टेंस को बिटवीन लिख सकते हैं, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, ठीक है। और बिसाइड्स दिस पोजिशंस आर नॉट पॉसिबल, है ना, यहाँ नॉट लिखा हुआ है ना, नॉट पॉसिबल बिकॉज फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना वो पीछे की तरफ लाई करता है। यही मैंने आपको भी वर्बली एक्सप्लेन कर दिया था कि इस वाले मिरर के लिए पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ रहता है, इसलिए अलग अलग केस नहीं बनते हैं इसके कि एक बार यहाँ पढ़ो, एक बार यहाँ पढ़ो, एक बार इन दोनों के बीच में पढ़ो, एक बार यहाँ पर पढ़ो, वो सारे केस नहीं बनते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द कॉनकेव मिरर बिहाइंड रहते हैं बच्चों बेसिकली वो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, वो है साइन कन्वेंशंस। ये न्यूमेरिकल सॉल्विंग में ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूमेरिकल सॉल्विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। साइन कन्वेंशन मतलब आपको ध्यान रखना है कि किस वैल्यूज़ पे कौन सा साइन इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि स्मॉल वाला f क्या होता है और r क्या होता है, वो तो आपको पता ही होता है बच्चों। स्मॉल f का मतलब होता है फोकल लेंथ, ठीक है। सिमिलरली r का मतलब होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर। नाउ एक और टर्म आपको याद रखना है, u और v किस किस को अपन बुलाते हैं, तो ये डिनोमिनेशंस होते हैं बच्चों। रिमेंबर याद रखना है, u हमेशा अपन लोग पोल से काउंट करेंगे और ऑब्जेक्ट तक जाएंगे तो इसको बुलाया जाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और v को हम लोग कहते हैं इमेज डिस्टेंस। v को अपन क्या बोलते हैं, इमेज डिस्टेंस। जैसा आप लोग जूनियर लेक्चर्स में पढ़ते हो ना, ये नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट कि एक रेफरेंस पॉइंट 0 होता है, उससे राइट में चलते जाएंगे तो 1 2 3 4 ऐसे से करके मिलते जाते हैं अपन को, और बैक साइड में जाओगे तो ऑब्वियसली मुझे मालूम है क्या बोलेंगे आप लोग, -1 मिलेगा, -2 -3 एंड -4 एंड सो ऑन, ओके। सो इसी फंडामेंटल से अगर राइट साइड जा रहा हूँ मैं तो ये क्या हो रहा है, बढ़ रही है वैल्यू, और बैक साइड जा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, नेगेटिव में काउंट हो रहा है। तो इस पर बैठ के किसी ने कन्वेंशन बताए होंगे ना कि राइट साइड जाएंगे तो पॉजिटिव काउंट करना है, लेफ्ट जाएंगे तो नेगेटिव काउंट करना है। सिमिलरली द सेम थिंग हैपन्स इन द ग्राफ कैलकुलेशन ऑल्सो। आपके पास एक सेंटर पॉइंट होता है, उसका नाम होता है ओरिजिन, यहाँ पे होता है x और ये होता है x का बार, आप 9th में पढ़ाई होगा ये होता है y, इसको क्या बोलते हैं, y का बार। इधर जाओगे तो क्या बनेगा, पॉजिटिव काउंट होता है, पीछे गए तो क्या हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव होता है, ऊपर गए तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और नीचे गए तो क्या हो जाएगा नेगेटिव। मैं कई जगह टीचर्स को देखता हूँ और बुक्स में भी देखता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं आपके पास, और बच्चे इसको मिसकन्फ्यूज कर देते हैं कि हमेशा यही वैलिड होगा। नहीं बच्चों, इस चीज़ को तब वैलिड माना जाएगा जब आपके पास इंसिडेंट रे का डायरेक्शन डिसाइडेड होगा। Whenever the direction of incident ray is marked like this, तब जाकर ये सही माना जाएगा। तो देखो मैंने सबसे पहले क्या बनाया हुआ है, यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे लिखा हुआ है, ढंग से देखो आप। अगर ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है तो इंसिडेंट रे के साथ में अगर आप मेजर कर रहे हो, जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे है उसी डायरेक्शन में अगर मेजरमेंट करेंगे तो पॉजिटिव काउंट होता है, और उसके रिस्पेक्ट में अगर पीछे काउंट करेंगे तो नेगेटिव काउंट होता है, ठीक है। देखो यहाँ लिखा है डायरेक्शन टूवर्ड्स द लेफ्ट, ठीक है। ऐसे ही आ रहा है प्लस और माइनस, लेकिन ये पहले डिसाइड किया गया। अगर इसको मैं यहाँ से बना दूंगा ना बच्चों तो ये पूरा पलट जाएगा और सारी आपकी जो रेक्टिफिकेशन है वो ख़त्म हो जाएगा। तो पहले आपको ध्यान रखना है कि हमने क्या बनाया है, ये इंसिडेंट रे, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, लेफ्ट में, और मैंने आपको सिखाया भी ऐसे ही है कि पेंटेड साइड ये रहेगी और रिफ्लेक्टेड साइड कौन सी रहेगी, ये जो कि मिरर है आपका। और कौन सा मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है। इससे ऊपर जो भी हाइट काउंट करेंगे वो कैसी कहलाएगी, पॉजिटिव, और नीचे हाइट काउंट करेंगे वो कैसी कहलाएगी, नेगेटिव। ये सब बातें मैंने यहाँ पे मेंशन कर ही दी हैं, तो इसको नोट डाउन करके भी लिख सकते हैं। डिस्टेंसेस, ठीक है, जो भी डिस्टेंस मेजर करोगे, डिस्टेंसेस मेजर्ड अलोंग द, ठीक है, अलोंग द इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है ना,
along इंसिडेंट रे, और यहाँ लिख देता हूँ इन द डायरेक्शन आर मार्क्ड एट्स पॉजिटिव, उनको आपको क्या बोलना है, पॉजिटिव बुलाना है। सिमिलरली आपको बोलना है एंड जो अपोजिट मार्क करोगे उन्हें क्या बोलोगे आप लोग, यहीं पे लिख देता हूँ मैं, नेगेटिव बोलेंगे, ठीक है, उन्हें हम लोग क्या बुलाएंगे प्यारे बच्चों, नेगेटिव। सिमिलरली बोलोगे आप लोग जो हाइट होती है, ठीक है, हाइट अबव द एक्सिस, हाइट अबव द एक्सिस is called, is taken positive, and below the axis, and below axis is taken, ये हो जाएगा नेगेटिव। बहुत सिंपल हो गया बच्चों ये समझने में। तो इसी को अपन क्या बोलेंगे, साइन कन्वेंशंस। जब आपको लेंसेज पढ़ाऊंगा तब वहां पर भी साइन कन्वेंशन लगेंगे। आई टीच यू कैसे उसको अप्लाई करना है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है मिरर फार्मूला। ये बेसिकली बच्चों एक तरह का ना रिलेशन होता है जो आपको हेल्प करेगा आगे चल के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सो द रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, आपको पता है सारे डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं, पोल से। किसी भी स्फेरिकल मिरर के लिए उसको यू नाम से बुलाया जाएगा, एंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, जिसको अपन ने स्फेरिकल मिरर से वी नाम दिया, एंड द फोकल लेंथ, है ना, एक ऐसा रिलेशन है जो u को, v को और f को क्या करेगा, रिलेट कर देगा। आपको पता होना चाहिए कि u का मतलब होता है ये ऑब्जेक्ट का लोकेशन है, तो यहाँ लिखा हुआ है दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और जो v होता है बच्चों वो होगा आपके पास इमेज का डिस्टेंस। v क्या होगा, इमेज का डिस्टेंस, एंड बाय द मैथमेटिकल फार्मूला, और वो फार्मूला है 1 अपॉन, है ना, द रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस रेसिप्रोकल ऑफ इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। सो यू कैन राइट इट एज रेसिप्रोकल, ठीक है, ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस रेसिप्रोकल ऑफ इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ, ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है। आर और एफ के बारे में हर बच्चा जानता है क्योंकि वो पोल से फोकस का पॉइंट जानता है। पोल से अगर फोकस तक मेजर करेंगे तो वो होता है एफ, और पोल से ही बच्चों आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर तक अगर मेजर करोगे तो वो डिस्टेंस कहलाती है आर। ये 2 पॉइंट फिक्स होते हैं और जो ऑब्जेक्ट है और इमेज है वो चेंज होते रहते हैं, आपको मालूम है ये बात। ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को अपन ने u नाम दिया है, डायग्राम में मार्क करते जा रहा हूँ मैं, और इमेज तक की डिस्टेंस को आपने क्या नाम दिया है, v। तो इस u और v और f को रिलेट करने वाले फॉर्मूले का नाम क्या है, मिरर फॉर्मूला। ये सारे स्फेरिकल मिरर्स पे अप्लाई होता है, मतलब कॉन्वेक्स के लिए भी होगा और कॉन्केव के लिए भी होगा, ठीक है। जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आप लोग साइन कन्वेंशंस को भूलेंगे नहीं, साइन कन्वेंशन बिल्कुल लगाना है बच्चों, इसके बगैर काम नहीं चलने वाला। एक बात और ध्यान में रखवा दी जाए कि जो स्टैंडर्ड मिरर्स होते हैं ना उनमें एक रिलेशन चलता है कि तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से डिस्टेंस f तक का है ना, उतना ही डिस्टेंस f से लेके p तक का भी होता है। विच मीन्स आप ऐसा बोल सकते हो कि सर जो r है ना ये 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ होता है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और कई जगह पे ऐसा भी बोला जाता है कि f इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, r डिवाइड बाई 2। देखो f इक्वल्स टू कितना लिखा है यहाँ पे, r डिवाइड बाई 2। इसका एक प्रूफ होता है, ठीक है, और इसका भी एक प्रूफ होता है। जब मैं आपको ओलंपियाड और एडवांस लेवल क्लासेस सिखाऊंगा तो वहाँ पर मैं आपको इसके प्रूफ करके दूंगा। अभी एज पर से बेसिक करिकुलम चल रहे हैं तो आपको क्या बोलना है कि सर इसमें इतना ही पूछा जाएगा कि इस मिरर को सॉल्व कैसे करना है और इस पर क्वेश्चंस कैसे लगाने हैं। तो यहाँ में 2 बातें सीखी बच्चों, एक तो मिरर फार्मूला जो 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ होता है, और दूसरा एफ इक्वल्स टू, यहाँ लिखा हुआ है मैंने, एफ इक्वल्स टू आर बाय 2। राइट स्टूडेंट्स, चलो आगे देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे बने हुए हैं मिरर फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए। पुट द करेक्ट साइन ऑफ नोन वेरिएबल्स अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशंस। आपको पता है अगर कि 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू इक्वल्स टू 1 बाय एफ होता है, तो जो नॉन वेरिएबल होता है ना बच्चों, नॉन वेरिएबल का हमेशा आपको साइन करना है, नॉन वेरिएबल का अप्लाई करना है आपको क्या, साइन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। मतलब देखो 3 वेरिएबल हैं, पेपर में ना आपको कोई 2 वेरिएबल देगा और एक की वैल्यू पूछेगा, ये दोनों भी दे सकता है और इसकी वैल्यू भी पूछ सकता है, और ये दोनों देकर इसकी वैल्यू पूछ सकता है, कुछ भी करेगा सामने वाला, और लेकिन आपको सब चीज़ें सिखाई गई हैं तो बन जाएंगी चीज़ें।
जो गिवन वैल्यू होंगी उनका आपको साइन कन्वेंशन क्या करना है, अप्लाई करना है। ये रूल बना लीजिए अपना, फर्स्ट पॉइंट खत्म। डू नॉट पुट साइन कन्वेंशन ऑन अननोन वेरिएबल। कभी भी सोचना ही मत, मालूम भी हो कि हाँ इसका आंसर यहीं पे आने वाला है, जैसे वी का आंसर अगर अपन को पता है कि मिरर के बिहाइंड जाने वाला है या फ्रंट आने वाला है, पता है तो भी उसमें ज़्यादा अपन को होशियार नहीं बनना है वहाँ पे, ठीक है। सो डू नॉट पुट द साइन ऑन अननोन वेरिएबल, ये उससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया ये, ठीक है। वो अपने आप प्लस माइनस मिल जाएगा आपको, ठीक है। इफ द कैलकुलेटेड साइन टर्न्स आउट टू बी पॉजिटिव देन द वेरिएबल कैलकुलेटेड इज बिहाइंड द मिरर। बहुत सिंपल सी बात है कि ये आपके पास क्या हो गया बच्चों, एक कॉनकेव मिरर हो गया और ये इसका क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा। तो ये साइड, ये डायरेक्शन किसका था बच्चों, इंसिडेंट का है। तो आपको पता है कि इस पोल से राइट साइड देखने पे प्लस काउंट होता है और पीछे देखने पे नेगेटिव काउंट होता है। तो अगर आपका बच्चों आंसर में प्लस वैल्यू आ रही है, मतलब वो यहाँ का होगा ना, क्या बोलोगे उसको आप लोग, सर वो बिहाइंड द मिरर का होगा, वो यहाँ बोला है। अगर पॉजिटिव आता है तो जो वेरिएबल आपने कैलकुलेट किया वो बिहाइंड द मिरर होगा, मतलब बिल्कुल सही बोला गया है वहाँ पे। और अगर नेगेटिव आता है बच्चों, क्या आ रहा है नेगेटिव, तो वो कैसा रहेगा, फ्रंट ऑफ द मिरर रहेगा। सो साइन टर्न्स आउट टू बी नेगेटिव देन इट शुड बी इन फ्रंट ऑफ मिरर। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारे पास, वो है मैग्नीफिकेशन का, ठीक है। मैग्नीफिकेशन को स्मॉल m से देखा जाता है। ये कई सारी बातें बताता है इमेज के पर्सपेक्टिव में। सो जो बातें थ्योरेटिकल है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आपके पास मिरर सिखाया जा रहा है आपको, ठीक है, और मैग्नीफिकेशन का खाली आपको साइन से कुछ ना कुछ प्रेडिक्शंस करना है, तो मैग्नीफिकेशन के साइन या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है। याद रखिए, जब मैग्नीफिकेशन नेगेटिव साइन का होगा तो इमेज के बारे में दो बातें आप पहले ही बोल सकते हो कि सर इमेज रियल होगी, और जो व्यक्ति रियल है वो कैसा रहेगा, इन्वर्टेड रहेगा। नेगेटिव कैसे आ रहा है मैं बताऊंगा अभी। जो पॉजिटिव होगा उसको आप बोलेंगे सर मैग्नीफिकेशन अगर पॉजिटिव आ गया तो हम क्या बोलेंगे, जो इमेज है, जो मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव, वो इमेज कैसी रहेगी, वो वर्चुअल रहेगी और साथ ही साथ कैसी रहेगी, इरेक्ट। ये कहाँ से लिख रहे हैं सर, उसके बारे में बात करते हैं। मान लो थोड़ी देर के लिए कि ये आपके पास ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस तरह से। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है बच्चों, ए और बी। मुझे इसको स्टडी करना है, इसकी इमेज कहाँ बन रही होगी, तो बियॉन्ड सी रखा हुआ है, ठीक है, बियॉन्ड सी और बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी। तो अगर एक लाइट रे को मैं इस तरह से पोल पे फॉल करा दूं, ये रहा आपके पास पोल, तो पोल क्या करेगा, उसको उसी एंगल पे वापस से ऐसे करके भगा देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। और अगर कोई एक लाइट रे में सेंटर कर्वेचर से इंटेंड करके भेजूं इस तरह से बच्चों, तो वो उसी को रिट्रेस करवा देगा वापस से। सो जब रिट्रेस करते हो वापस जाएंगे तो ये तो ऑटोमेटिकली कैसा है, रिफ्लेक्टेड कैटेगरी में है ना। तो यहाँ पर ये पॉइंट इंटरसेक्ट कर जाएगा और आपको ए डैश मिल जाएगा। उससे आप देखोगे तो आपको यहाँ पर बी डैश भी मिल जाएगा। अब बस मैं आपसे इतना बोलता हूँ कि ये जो ऊपर एक ट्रायंगल रखा हुआ है इस तरह से, उसको देखो आप, तो उसका नाम क्या है बच्चों, ए बी और पी। और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होता है, यू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यू हो जाएगा। और ये क्या ऑब्जेक्ट है, तो इसको आप चाहो तो इसको दो नाम से बुला सकते हो, या तो वो लिख सकते हो या तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिख सकते हो। सिमिलरली बॉटम में भी एक ट्रायंगल मिल रहा है इस तरह से, देखो आप, ठीक है। इसके बॉटम साइड पे हो जाएगा, इसको बोल सकते हो आप इमेज बोल सकते हो या हाइट ऑफ इमेज बोल सकते हो। और ये जो लोकेशन है आपकी पोल से, वो डिस्टेंस बच्चों v कहलाता है, ठीक है। वो डिस्टेंस क्या कहलाता है, v। हर बच्चा जानता है कि ये दोनों एंगल बराबर हैं और इन दोनों के एंगल क्या है, 90 हैं। मतलब ये ट्रायंगल कैसे हो गए, सिमिलर ट्रायंगल हो गए। सिमिलर का मतलब है मैं इनके साइड्स को एज अ रेशियो प्रोजेक्ट कर सकता हूँ। तो वहीं से लिख रहा हूँ बच्चों में, इसका जो हाइट है ना, ठीक है, इसका जो हाइट है आपको दिख रहा है बच्चों यहाँ पे, इसका जो हाइट है आपको दिख रहा है ए और बी। सो वही है आपका ट्रायंगल ए बी पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश, ठीक है, बी डैश और पी। विच मीन्स अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ ए डैश और बी डैश, मतलब इसकी हाइट है ना, डिवाइड कर दूँ इसको अगर मैं ए बी से, है ना, इसका परपेंडिकुलर, वो किसके बराबर हो जाएगा, वो बच्चों हो जाएगा v डिवाइड बाय यू। इसका बेस कितना है v, उसका बेस कितना है u। आप सबको पता है इसकी क्या वैल्यू होती है, ये हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज, ये हो जाएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो किसके बराबर आ गया आपके v बाय यू के। और अगर अपन से कोई बोलता है व्हाट इज लीनियर मैग्निफिकेशन, तो क्या कहोगे उसको, सर इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट।
इसको ऐसा भी बोल सकते हो हाइट ऑफ इमेज, सीधा आई लिख दो और यहाँ पे ओ लिख दो। उसको ऐसा भी बोल सकते हो आप उसको आप ऐसा भी बोल सकते हो v बाय u। लेकिन अगर मैं यहाँ पे साइन कन्वेंशन लगाने चला गया तो देखो आप, ये बच्चों इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है, ठीक है। तो इससे आपने u भी कैलकुलेट किया पीछे की तरफ काउंट करके, कैसा हो गया नेगेटिव। आपने v भी काउंट किया, वो भी कैसा हो गया नेगेटिव। हाइट ऑफ इमेज कैसा होगा, नीचे की तरफ आ रहा है, वो भी कैसा हो गया नेगेटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बचा अकेला पॉजिटिव। इन चार वैल्यूज को अगर आप इस वाले फॉर्मूले में रखते हैं तो मैग्निफिकेशन निकल कर आएगा आपका हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू v बाय u। ये नेगेटिव, ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, इमेज नेगेटिव, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। तो एक नया फॉर्मूला आप लिख लीजिए, m की वैल्यू होती है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू नेगेटिव साइन यहाँ भेज दो तो हो जाएगा -v डिवाइड बाय u। और यही चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी के लेक्चर में, ठीक है। वहीं से मिल रहा है अपन को, जो नेगेटिव साइन आया तो वो इमेज कैसी होगी, सचमुच में बन रही है, वो कैसी हो जाएगी, रियल बन जाएगी। और अगर ये प्लस में आ जाएगा तो कैसा बन जाएगा, ये वर्चुअल आ जाएगा। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, रियल मिला ना। ये देखो यहाँ पे आपको इमेज कैसी दिख रही है, इमेज आपकी है रियल, और जो रियल है वो कैसा होगा बच्चों, वो इन्वर्टेड भी होगा। दैट इज सो ऑब्वियस एंड सो सिंपल टू अंडरस्टैंड। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है पुट द करेक्ट साइन ऑफ द नॉन वेरिएबल। मैंने बताया था आपको जो जो वेरिएबल आपको गिवन रहेंगे उन्हीं को आपको साइन कन्वेंशन में इस्तेमाल करना। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। अगर m आपके पास नोन है बच्चों, ठीक है, m आपके पास नोन है तो जो साइन होता है ना वर्चुअल इमेज का क्या होता है, पॉजिटिव। मैंने बताया था अभी आपको 2 सेकंड पहले कि m अगर पॉजिटिव है तो वो कैसा हो जाएगा, वो समझा रहा है कि इमेज है वर्चुअल। और अगर साथ ही साथ आपके पास m कैसा आ गया नेगेटिव, तो वो आपको क्या बता रहा है, m रियल है ना, रियल इमेज फॉर नेगेटिव। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज के लेक्चर का, ठीक है। मैग्निफिकेशन के साइन को देखकर आप बोल सकते हो इमेज किस कैटेगरी की होगी। डू नॉट पुट साइन ऑन अननोन वेरिएबल। मैं बार बार बोलते जा रहा हूँ, जो साइन होगा वो अपने आप निकल कर आ जाएगा, है ना। ज़्यादा होशियारी नहीं करना है क्वेश्चन में कि ये तो ऐसे ही आएगा, ये तो वैसे ही आएगा, है ना। जो गिवन है उसके आपको करेक्ट सिंगल्स लेने हैं, उसके बाद आगे बढ़ना है, ठीक है। फिर क्या बच्चों, लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में बताना है। जब आपकी इमेज कैसी बन रही हो, रियल बन रही हो, तो जब रियल बनती है इमेज, सबको मालूम है नेगेटिव साइन आता है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। सो एज वी नॉर्मली टेक ऑब्जेक्ट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, द हाइट इज ऑलवेज पॉजिटिव। यहाँ तक का समझ में आ रहा होगा। द रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, सो बिलो पीछे नीचे बन जाएगी। मतलब अगर ये आपके पास मिरर है, ऊपर अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो नीचे क्या बन जाएगा इमेज, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो प्लस माइनस माइनस ही मिलेगा आपको। तो उस केस में आपके पास जो मैग्निफिकेशन है वो ऐसा कुछ बन जाएगा, ऑलवेज नेगेटिव। ये मैंने आपको बताया था। फिर लीनियर मैग्निफिकेशन बताना है आपको, जब इमेज कैसी हो, वर्चुअल हो। वर्चुअल का मतलब होता है इरेक्ट हो रही है इमेज, ठीक है। उस पर्टिकुलर केस में अगर इमेज इरेक्ट बनती है तो अब इमेज ऊपर ही बन रही होती है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज दोनों कैसे हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। मतलब मेरे कहने का है कि अगर इमेज ऐसी है ना, कॉनकेव मिरर के लिए वो लास्ट चीज़ पढ़ो, इमेज का बन रहा है, पीछे की तरफ बन रहा है, तो ये भी क्या हो गया प्लस, ये भी क्या हो गया प्लस, लेकिन इसका डिस्टेंस कैसा हो जाएगा माइनस, इसका डिस्टेंस कैसा हो जाएगा प्लस। उस कंडीशन में आपको अगर मैग्नीफिकेशन चेक करना होगा तो यहाँ पे प्लस आया, यहाँ पे प्लस आया, तो ये तो बच गए। v और u में से v कैसा आया बच्चों, नेगेटिव, और u कैसा आया बच्चों आपका, ये u आपका पीछे आया तो u कैसा हो गया नेगेटिव, v कैसा हो गया आपका पॉजिटिव। तो इसकी वजह से यहाँ पे मिल रहा है आपको -v बाई u, ठीक है। और वही यहाँ पे रखा हुआ है। तो लीनियर मैग्निफिकेशन किसके लिए, वर्चुअल के लिए क्या होता है, -v बाई u होता है। और लीनियर मैग्निफिकेशन फिर से बोल सकते हो -v बाई u या hi बाई ho लिख लो, दोनों प्लस हो जाएंगे। मैं फिर से लिख देता हूँ, मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज भी ऊपर है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी ऊपर है, प्लस प्लस आ जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा v बाई u। v पॉजिटिव था और u नेगेटिव था, तो उसके लिए ये फॉर्मूला आपका बन गया और ये तैयार हो गया अपना क्वेश्चन, ठीक है। तो रियल और वर्चुअल में अपन m को देख करके ही सारे आंसर बता सकते हैं। ये बात मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक बहुत ही कम पूछा जाने वाला टॉपिक है ये, इसका नाम है पावर ऑफ मिरर, ठीक है। मिरर की क्या पावर बन सकती है, तो पावर को कैपिटल P से देखा जाता है। यूजुअली ये आपको लेंसेज टॉपिक में पढ़ाया जाएगा, लेकिन कई बार अपन को मिरर्स में भी पढ़ना होता है कि वो किस पावर से या किस एबिलिटी से अपनी लाइट को कन्वर्ज या डाइवर्ज कर पाता है। So the power of mirror is defined as simply the reciprocal, क्या कहोगे बच्चों, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ कंडीशन, वो मीटर में होना चाहिए,
बस यही चीज़ अगर याद कर ली तो आपका टॉपिक ही खत्म हो गया यहीं पे। आपने देखा होगा बच्चों कि कॉन्वेक्स मिरर की कैटेगरी में क्या होता है, अगर अपने व्हीकल के पीछे जो ग्लास लगा होता है उस पर क्या होता है, बड़े बड़े आपको व्हीकल्स दिखते हैं, दूर दूर तक दिखाई देते हैं, क्योंकि उसका जो देखने का जो एरिया है ना, फील्ड ऑफ व्यू, वो बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि वो कर्व है। तो उसी की वजह से अगर अपन देखें कि ये रेस को कितना डाइवर्ज कर पा रहा है और कितना कन्वर्ज कर पा रहा है, उसी एबिलिटी को अपन पावर कहते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एबिलिटी टू कन्वर्ज, क्या लिखा है ये, कन्वर्ज और डाइवर्ज, ठीक है, डाइवर्ज द रे। तो फॉर्मूला क्या बन गया, पावर इज 1/, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ यहाँ नेगेटिव क्यों आ रही है, क्योंकि आप फोकल लेंथ को इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में अगर काउंट करोगे तो पॉजिटिव आएगा और नहीं तो क्या आएगा, वो नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे मैंने नेगेटिव बना के रखा है, 1/, फोकल लेंथ ऑफ मिरर है। अगर मैं ऐसा बोलूँ कि 1 मीटर के अंदर हो जाता है 100 सेंटीमीटर, तो अगर ये सेंटीमीटर में दिया गया है ना, तो ये बेसिकली ऐसा दिया हुआ है 1/100 लिखा है, इसलिए 100 यहाँ ऊपर चला गया है। तो चाहो तो ये याद कर लो आप 1/, फोकल लेंथ मीटर में, और चाहो तो मन कर रहा है अगर सेंटीमीटर में लिखने का तो उसको लिख दो सेंटीमीटर में, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को। तो अगर यहाँ सेंटीमीटर में लिखा है तो उस पर डिवाइड करोगे आप जब 100 से, मतलब ऐसा लिख रहा हूँ मैं -1/f सेंटीमीटर, तो इसको डिवाइड कर दूँ अगर मैं 100 है तो क्या बन जाएगा, मीटर ही बन जाएगा ना बच्चों ये। तो अगली लाइन में ऐसा हो जाएगा, ये -100 डिवाइड बाय फोकल लेंथ, किसमें लिखिए ये सेंटीमीटर में, और ये भी फॉर्मूला किसका हो जाएगा, पावर का हो जाएगा। स्ट्रेट भाषा में बात करें तो जो रेसिप्रोकल होता है आपका फोकल लेंथ का, वही क्या बन जाता है, पावर। बात खत्म, ठीक है। फिर अपने पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, मैंने पहले भी लिखवाए थे, फिर से लिखवा देता हूँ। हमेशा सही साइन लगाने हैं आपको वेरिएबल्स पे, और जो आपको गिवन है ना नोन वेरिएबल, सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, नोन वेरिएबल पे साइन कन्वेंशन अप्लाई होता है। और अगर m आपको नोन है तो वर्चुअल इमेज के लिए क्या होता है, पॉजिटिव, और रियल इमेज के लिए क्या होता है, नेगेटिव। m अगर पॉजिटिव है, m अगर ऑटोमेटिकली नेगेटिव है, तो नेगेटिव इज टेकन फॉर रियल एंड पॉजिटिव इज टेकन फॉर वर्चुअल। डू नॉट पुट साइन ऑन अननोन वेरिएबल, ये पता नहीं कितनी बार मैं आज के लेक्चर में बोल चुका हूँ कि जब तक वैल्यू ना मिले तब तक नहीं लगाना है। द साइन विल ऑटोमेटिकली कम अप ड्यूरिंग कैलकुलेशन। तो बच्चों अगली क्लास में मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा इस टॉपिक पे बेस्ड, और हम लोग आगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ेंगे जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसका नाम है रिफ्रैक्शन। वहाँ पे लाइट को अपन अभी रिफ्लेक्ट करवा रहे थे, वहाँ पे लाइट क्या होगा, रिफ्रैक्शन करेगा, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर एंटर करना शुरू करेगा लाइट। एंड इन दैट केस दिस इज वेरी नेसेसरी टू लर्न द प्रीवियस टॉपिक्स थॉरली। तो आपके अभी दो लेक्चर जा चुके हैं, उनको प्रॉपरली कंप्लीट कर लीजिए, एंड विल सून बी स्टार्टिंग द थर्ड क्लास। ओके, ठीक है बच्चों।